हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नवंबर 22 एग्जाम के लिए सीए फाइनल ऑडिट के पेपर की अमेंडमेंट्स को। नवंबर 22 एग्जाम के लिए कोई भी मेजर अमेंडमेंट्स एज सच नहीं है जब हम उसको मई 22 के एग्जाम से कंपेयर करते हैं। जो अमेंडमेंट्स हैं वो सिर्फ एक चैप्टर के अंदर हैं और वो भी बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं और चैप्टर का नाम है ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है नवंबर 22 एग्जाम के लिए, या उनको ये कहें जो अपडेट्स है नवंबर 22 एग्जाम के लिए, वो उन टॉपिक्स के अंदर हैं जिनमें अमेंडमेंट्स लाई गई थी सेबी एलओडीआर अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2021 के थ्रू, जो इफेक्टिव थी मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 अप्रैल 22 से। लास्ट ईयर स्टडी मटेरियल का पार्ट नहीं बनाया गया था, बट एकेडमिक अपडेट्स के थ्रू अब आपके एग्जाम्स में ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। इसके अलावा एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो अमेंडमेंट्स का एज सच पार्ट नहीं है, पहले से ही वो प्रोविजन एग्जिस्ट करता था, बट अब एकेडमिक अपडेट के अंदर उसको ऐड करके नवंबर 22 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल कराया गया है। इन सारे एकेडमिक अपडेट्स को एक जो इंस्टीट्यूट की आरटीपी है उसके अंदर कवर अप किया गया है एंड इन टोटल 9 पॉइंट्स के अंदर इन सारे एकेडमिक अपडेट्स को डिवाइड किया गया है। तो अब हमें इन 9 पॉइंट्स को कवर अप करना है कि कौन कौन से रेगुलेशंस के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। मैं पहले आपके साथ आरटीपी के अंदर जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। देयर आफ्टर फिर मैं आपके साथ जो हमारी बुक है उसके अंदर आपको कहां कहां पर चेंज करना है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमने अपनी बुक के अंदर जहां पर भी जो चेंजेस एकेडमिक अपडेट्स के थ्रू आए हैं उनको रेड कलर से मार्क कर दिया है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि कहां पर कौन सा वर्ड ऐड हुआ है या कौन सा वर्ड रिप्लेस हुआ है पुराने प्रोविजन को हटाकर। तो पहले तो मैं आपके साथ आरटीपी वाले पॉइंट्स को ही डिस्कस कर लेता हूं और फिर हम अपनी बुक के अंदर इन सारे 9 के 9 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एकेडमिक अपडेट्स में पहला जो पॉइंट डाला गया है दैट इज रेगुलेशन नंबर 18 के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है एक इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड ऑडिट कमेटी की, उसके अंदर जो एक रिक्वायरमेंट थी दैट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके आगे एक वर्ड डाला गया है एट लीस्ट। इस वर्ड की एज सच हम पहले से ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्टडी करके चल रहे थे। जब हमने रेगुलर क्लास में भी इसको डिस्कस किया था तो एट लीस्ट के साथ ही इस लाइन को हमने डिस्कस किया था। तो एक तो ये वर्ड आएगा, एट लीस्ट वर्ड का एडिशन किया गया है रेगुलेशन 18 में। देयर आफ्टर जो सेकंड पॉइंट है उसमें बताया गया है कि जो ऑडिट कमेटी का मैंडेटरी रिव्यू एरिया है उसके अंदर एक स्टेटमेंट थी दैट इज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस सबमिटेड बाय द मैनेजमेंट। तो ऑडिट कमेटी को उसका एक मैंडेटरी रिव्यू करना था, बट अब मैंडेटरी रिव्यू एरिया में से उस स्टेटमेंट को डिलीट किया गया है। तो सेकंड पॉइंट है डिलीशन का ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन statement of significant related party transactions submitted by the management from the mandatory review area of the audit committee। तीसरा पॉइंट बात करता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन के अंदर रिक्वायरमेंट है कि बोर्ड का चेयरपर्सन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए एंड शुड नॉट बी रिलेटेड टू द मैनेजिंग डायरेक्टर or the chief executive officer as per the definition of the term relative। इस पॉइंट को हटाया गया है और इसकी जगह पर ये नए पॉइंट इंसर्ट किए गए हैं जिसके अंदर कहा गया है कि आप किसी भी पर्सन को यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन में या एज ए मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग और विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट विच एवर इज अर्लियर।
इसके साथ ही इसके दो प्रोवाइसो भी हैं, दैट इज कि अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन इंक्लूडिंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और ए मैनेजर, जिसको पहले शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग में रिजेक्ट किया हुआ है, उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड। एंड जब आप एक स्टेटमेंट भेजेंगे अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 102, जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होती है जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ, तो उसके अंदर आपको नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन भी लगानी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट के अंदर जो चेंज किया गया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के मीनिंग में चेंज किया गया है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले जो मैंने ये अभी 4 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं, रेगुलेशन नंबर 18 का चेंज, एटलीस्ट वर्ड का, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डिलीशन फ्रॉम द मैंडेटरी रिव्यू एरिया ऑफ ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन के अंदर चेंज एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के मीनिंग का चेंज, ये 4 पॉइंट मैं आपके साथ नोट्स में से एक बार डिस्कस कर लेता हूं। आपकी बुक में टॉपिक नंबर 11.3 पर सबसे पहला जो टॉपिक है, रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी, इसकी फर्स्ट लाइन के अंदर ही आपको यह वर्ड ऐड करना है 2/3 से पहले। आपकी बुक के अंदर लाइन शुरू है 2/3 से, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आपको इस 2/3 के आगे क्या लगाना है, एटलीस्ट। बाकी आपने क्लास के अंदर एटलीस्ट के हिसाब से ही सारा स्टडी कर रखा है। यह हो गया पहला पॉइंट हमारी आरटीपी का, पहला पॉइंट। देयर आफ्टर जो दूसरा चेंज है आरटीपी के अंदर, मैंडेटरी रिव्यू एरिया के अंदर जो पॉइंट नंबर 2 है, स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सबमिटेड बाय द मैनेजमेंट, उसको डिलीट कर दिया गया है। अब इसके पीछे लॉजिक ये हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की अप्रूवल ही कौन करता है, ऑडिट कमेटी। तो जब अप्रूवल ही ऑडिट कमेटी करती है तो इसका रिव्यू कराने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगती। ये आपके आरटीपी का सेकेंड पॉइंट है, डिलीशन इसका। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन, रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1। आपकी बुक के अंदर, मैं बुक के अंदर लाइन पढ़ रहा हूं, जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ होगा वो दिया हुआ है विद, मैं उसको रीड कर देता हूं, आपको उसको पूरा डिलीट करना है। With effect from April 1, 2022, the top 500 listed entities shall ensure that chairman of the board of such listed entity shall be a non-executive director and should not be related to the managing director or chief executive officer as per the definition of the term relative as per Company Act 2013। और उसके नीचे उसका प्रोवाइसो दिया हुआ है, उसको डिलीट कर दो और उसकी जगह पर अब ये पॉइंट आपको कवर अप करना है। तो ये पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि रेगुलेशन 17 के अंदर जो अब चेंज किया है वो क्या है। इसमें कहा गया लिस्टेड एंटिटी आपको इंश्योर करना है कि फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या किसी पर्सन को ये आप एज ए मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके लिए शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी होगी। कब? इस अपॉइंटमेंट के बाद जो जनरल मीटिंग कन्वीन हो रही है, और यदि इमीडिएटली कोई मीटिंग कन्वीन नहीं हो रही तो 3 महीने के अंदर अंदर आप इसको कन्वीन करके मेंबर्स की, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी है। सो next general meeting or within 3 months from the date of appointment, whichever is earlier। साथ ही कहा गया for the appointment or reappointment of a person including as a managing director, whole time director और manager, जिसको शेयर होल्डर ने पहले किसी मीटिंग में रिजेक्ट किया हुआ है,
उसको लिस्टेड एंटिटी आप अपॉइंट नहीं करेंगे अनलेस प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इज टेकन। तो पहले पॉइंट में तो लिखा गया कंपनी आप अपॉइंट कर दीजिए, बाद में अप्रूवल ले लेना शेयर होल्डर की। लेकिन जिस पर्सन को अपॉइंट या री अपॉइंट कर रहे हैं उसको रिजेक्ट किया गया था शेयर होल्डर के द्वारा इन द जनरल मीटिंग। तो अब पहले शेयर होल्डर से प्रायर अप्रूवल लो, फिर उसकी अपॉइंटमेंट होगी। फर्दर प्रोवाइजो क्या कहता है कि जो मीटिंग के नोटिस जाएगा, नोटिस के साथ जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच की जाएगी, उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन देनी होगी उन पर्सन की अपॉइंटमेंट या री अपॉइंटमेंट की जिनको पहले शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर रखा था। तो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो क्यों रिकमेंड कर रहे हैं ऐसे पर्सन को जिसको पहले शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग में रिजेक्ट कर दिया था, और अब आप फिर एनआरसी या बीओडी आप फिर उसको रिकमेंड कर रहे हैं। गिव डिटेल्ड जस्टिफिकेशन एंड द एक्सप्लेनेशन फॉर सच अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन अर्लियर रिजेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। तो अब ये था तीसरा पॉइंट जो आरटीपी के अंदर चेंज आया है, आरटीपी का पॉइंट नंबर 3। इसी पॉइंट के कारण अब क्या होगा, जो वेरिफिकेशन का पॉइंट है, वेरिफिकेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ बीओडी का, उसमें भी चेंज करना पड़ेगा हमें। तो आपकी बुक में जो वेरिफिकेशन रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ बीओडी है उसका ये पॉइंट नंबर 6। पहले पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ था, मैं रीड कर रहा हूं। एंश्योर दैट चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ द टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉट रिलेटेड टू द मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज पर द डेफिनेशन ऑफ द टर्म रिलेटिव। अब उसको हटाकर क्या लिखना पड़ेगा, एंश्योर दैट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर for the appointment of a person on the board of director or as a manager is taken at the next general meeting or within a period of 3 months from the date of appointment whichever is earlier। किसी भी पर्सन की अपॉइंटमेंट डायरेक्टरशिप में या एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर जिसको अर्लियर रिजेक्ट किया गया था बाय द शेयर होल्डर एट अ जनरल मीटिंग, इट कैन बी डन ओनली विद द प्रायर अप्रूवल। एंश्योर करिए एज ए ऑडिटर। इसके अलावा आपको इंश्योर करना है कि जो जनरल मीटिंग का नोटिस दिया गया है उसके साथ जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाई गई है उसके अंदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन दिया गया है बाय द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज द केस में भी। किस लिए, फॉर द अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन अर्लियर रिजेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। तो उन्हीं तीनों पॉइंट्स को वेरिफिकेशन के अंदर भी कवर अप करना है। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट का जो चेंज है आरटीपी का वो है मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। जहां जहां पर चेंजेस है वो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखे हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग आप लोग अपने आप ही करते हैं, मैं रेगुलर क्लास के अंदर भी इसको आपकी सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि लॉ के पेपर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डिटेल बहुत ज्यादा आप पढ़ते ही हैं, तो इस डेफिनेशन को कवर करना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान होता है। तो इसके अंदर भी जो चेंजेस आए हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के वो मैंने यहां पर रेड कलर में मार्क किए हुए हैं, इनको आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पहले 4 पॉइंट्स की जिनको एकेडमिक अपडेट या आरटीपी के अंदर कवर अप किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वापिस मैंने आरटीपी को ओपन किया है। अब देखते हैं इसका 5वां पॉइंट क्या है। इसका 5वां पॉइंट ऑब्लिगेशंस के अंदर है। ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट में रेगुलेशन नंबर 25 के अंदर कि यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑफिस में कोई वैकेंसी क्रिएट होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन करता है या रिमूव किया जाता है, उसको आपको फिल करना होता है कितने पीरियड के अंदर, एट द अर्लीस्ट but not later than 3 months from the date of such vacancy। ये नया प्रोविजन है।
पहले क्या लिखा हुआ था? पहले लिखा हुआ था एट द अर्लीएस्ट बट नॉट लेटर देन द इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड और 3 months विच एवर इज लेटर। अब आपने इस पॉइंट को कैसे पढ़ना है? आप अपनी बुक में ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसके अंदर रेगुलेशन नंबर 25 का लास्ट पॉइंट निकाल लो। लास्ट पॉइंट, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु रिजाइन or is removed from the board of the listed entity shall be replaced by a new independent director at the earliest but not later than। पहले वर्ड क्या लिखा हुआ था? immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy whichever is later। बट अब इस रेगुलेशन के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया जल्दी से जल्दी वैकेंसी को फिल करो, लेकिन किसी भी हालत में 3 महीने से ज्यादा का डिले नहीं होना चाहिए। पहले प्रोविजन था नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months विचएवर इज लेटर। अब प्रोविजन क्या है? जल्दी से जल्दी फिल करो लेकिन 3 महीने से ज्यादा डिले नहीं करना। ये हमारा 5th पॉइंट था अमेंडमेंट का। इन टोटल 9 पॉइंट्स हैं अमेंडमेंट के, टोटल 9, 5 मैंने करा दिए। अब आगे बढ़ते हैं 6th पॉइंट। 6th पॉइंट के अंदर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी रेगुलेशन नंबर 19 निकाल लो। उसके अंदर एक प्रोविजन था पहले, दैट इज कि 50% ऑफ द डायरेक्टर्स शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड इन केस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी जिनमें आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है 2/3 ऑफ द कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये प्रोविजन था। अब सिंपल क्या कर दिया गया, निकालिए रेगुलेशन नंबर 19 नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, और इसका पॉइंट नंबर सी का चेंज है। पहले लैंग्वेज क्या थी? एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर्स शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड इन केस ऑफ ए कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनआरसी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब उस प्रोविजन को हटा लिया गया है। अब वर्ड क्या है? एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स shall be the independent director। बस सिंपल। पहले जो रिक्वायरमेंट थी कि 50% ऑफ द डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे एंड इन केस ऑफ कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स उसमें 2/3 इंडिपेंडेंट होंगे। तो इन्होंने 50 और 2/3 को खत्म करके सिंपल कह दिया सारी कंपनीज में ही 2/3 नंबर ऑफ एनआरसी मेंबर शैल बी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके अलावा जो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी का रोल है वो शेड्यूल 2 के पार्ट डी में लिखा हुआ है और इसमें एक नया पॉइंट ऐड किया गया है। ये क्या है? फॉर एवरी अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी की एक ड्यूटी या रोल बताया गया है, आपको इन पर्सन्स की स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इवेलुएट करना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच इवेलुएशन प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रोल या कैपेबिलिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं इन मैटर्स ऑफ स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जिस पर्सन को आप बोर्ड को रिकमेंड कर रहे हैं फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उस पर्सन में वो सारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो आपने बताई थी एज टू द स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो अब एनआरसी आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट की स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस को आइडेंटिफाई किया। अब आपको
बोर्ड को रिकमेंड भी करना है किसी पर्सन का नाम जो इन स्किल्स, नॉलेज, कैपेबिलिटी को पोजेस करता हो। इसके लिए भी बता दिया गया, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी यू मे यूज द सर्विसेज ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी इफ रिक्वायर्ड। You may consider the candidates from a wide range of backgrounds. You may consider the time commitments of the candidates, कि कैंडिडेट्स कितना टाइम दे पाएंगे कंपनी को। तो एनआरसी के रोल में ये एक पॉइंट और ऐड किया गया है। ये था आपकी आरटीपी का पॉइंट नंबर 6 एंड 6.1। तो पहला चेंज क्या किया गया कि जो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी का कंपोजिशन है उसके अंदर चेंज किया गया। जो पहले लाइन थी, एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर, 2/3 ऑफ द मेंबर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसको हटाकर सिंपल क्या कर दिया गया, 2/3 ऑफ द मेंबर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बस। देयर आफ्टर जो शेड्यूल सेकंड के पार्ट डी में नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी का रोल है, उसके अंदर ये एक पॉइंट और इंसर्ट किया गया है। ये था आपका पॉइंट नंबर 6। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 के अंदर आरटीपी में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के रिलेशन में बात की गई है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर एक पॉइंट तो ये कहा गया कि जो रेगुलेशन 21 है जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की बात की गई है, वो एप्लीकेबल है टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर, डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द एंड ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड ए हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। दूसरा जो इसके अंदर इन्होंने एकेडमिक अपडेट में पॉइंट दिया है, जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का रोल है उसको अब इन्होंने ऐड कर दिया है। अब आपको इसके रोल को भी याद करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का रोल पहले स्टडी मटेरियल में नहीं था, अब इन्होंने एकेडमिक अपडेट्स में डाल दिया है, तो आपको यह रोल भी याद करना पड़ेगा। जब आप बुक में देखेंगे तो बुक के अंदर ये पॉइंट तो पहले से ही लिखा हुआ था, सेम है, इसमें कोई चेंज एज सच है नहीं। द प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन शैल बी एप्लीकेबल टू टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज एट द एंड ऑफ द इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड ए हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। जो इनका रोल था एज पर शेड्यूल 2 पार्ट डी, शेड्यूल सेकंड पार्ट डी, वो रोल पहले सिलेबस में नहीं था, लेकिन अब इन्होंने सिलेबस में उसको डाल दिया है। मैं एक बार इसको भी आपको रीड करा देता हूं, है क्या बेसिकली ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी करेगी क्या। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एक रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी को डेवलप करेगी। क्या इंटरनल रिस्क है, क्या एक्सटर्नल रिस्क है, कौन से फैक्टर हैं जिनसे रिस्क मिटिगेट हो सकता है, इस रिस्क मैनेज्ड पॉलिसी को वो जो कंपनी के अंदर पर्सन्स काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, उनको बताएगी, पॉलिसी को मॉनिटरिंग करेगी, देखेगी कि जो रिसोर्सेस हैं वो इस पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, पॉलिसी में क्या लैप्सेस है जिनको ठीक किया जाना चाहिए, बोर्ड को रिकमेंड करेंगे इस पॉलिसी के बारे में। तो यही सारी चीजें रिस्क से रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम होगा। तो इन चीजों को किस तरीके से शेड्यूल सेकंड के अंदर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के रोल में कवर किया है, एक बार मैं आपको इसकी भी रीडिंग करा देता हूं। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के रोल में सबसे पहला रोल आ जाता है फॉर्मुलेट अ डिटेल्ड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी की फॉर्मुलेशन, जिस पॉलिसी के अंदर आपको एक फ्रेमवर्क बताना है टू आइडेंटिफाई द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क दैट आर फेस्ड बाय द एंटिटी, इन पर्टिकुलर रिलेटिंग टू
फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, सेक्टोरल, सस्टेनेबिलिटी, इंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी और एनी अदर रिस्क हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द कमेटी। तो एक तो फ्रेमवर्क हो गया किस लिए? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क इन रिलेशन टू वेरियस फंक्शंस। नंबर 2 पर बात आ जाएगी, आइडेंटिफाई द मेजर्स फॉर द मिटिगेटिंग वेरियस रिस्क इंक्लूडिंग द systems, processes, internal controls, and third one, formulate business continuity plan। तो जो पहला काम है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का, आपको एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है जिसमें आप एक फ्रेमवर्क अवेलेबल कराएंगे फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क। सेकेंड, you will provide the measures for risk mitigation through the various systems, processes, internal controls, etc. and number 3 पर आपको इस पॉलिसी में एंटिटी का बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान भी बताना है। तो ये तो पहली बात हो गई, आपको पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है और आपकी पॉलिसी में किन किन एस्पेक्ट्स को प्राइमरीली कवर किया जाएगा। नंबर 2, एंश्योर appropriate methods, processes and systems they are in place, exist करते हैं किस लिए? To monitor and evaluate the various risks that are associated with the business of the company। तो systems की, processes की, methods की existence को आपको ensure करना है। Thereafter monitor and oversee the implementation of the risk management policy and its effectiveness, including evaluating the adequacy of risk management policy। Fourth पर determine the need for changes in the risk management policy। इसके लिए आपको पॉलिसी को पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ेगा। Periodically review the risk management policy at least once in 2 years by considering the changes in the industry dynamics and evolving complexities। नंबर 5, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करिए अबाउट द नेचर एंड कंटेंट ऑफ इट्स डिस्कशंस, रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द चीफ रिस्क ऑफिसर need to be reviewed by the risk management committee। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का फंक्शन क्या क्या हो गया? रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी की फॉर्मुलेशन, टू एंश्योर द एप्रोप्रिएट मेथड्स, प्रोसेस, सिस्टम्स दे आर इन प्लेस किस लिए? टू मॉनिटर एंड इवेलुएट द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी। Thereafter, monitoring and overseeing the implementation of the risk management policy, periodical review of the risk management policy at least once in every 2 years, informing the board of director about the nature and contents of its discussions, recommendations, actions to be taken, and review of the appointment, removal and terms of the remuneration of the chief risk officer। तो ये आपका 7th पॉइंट है एकेडमिक अपडेट्स का इन रेगुलेशन 21 अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। 8th पॉइंट में है इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर। इसको मैं अभी पेंडिंग छोड़ रहा हूं, पहले 9th पॉइंट करा देता हूं, फिर 8th पर आऊंगा, रेगुलेशन 36 का। इससे पहले मैं आपको 9th पॉइंट करा रहा हूं। 9th पॉइंट के अंदर रेगुलेशन 23 का जिक्र किया गया है अबाउट द रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन एंड डिस्क्लोजर्स। रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन रेगुलेशन नंबर 23 के अंदर एज सच कवर अप होती है। पहले स्टडी मटेरियल ने डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट में ही कुछ पॉइंट डाले हुए थे रिलेटेड पार्टी के, अब इन्होंने रेगुलेशन 23 के लगभग सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लिया। तो मैंने आपकी बुक में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के टॉपिक के बाद जो ये रेगुलेशन 21 था रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, और इसके बाद रेगुलेशन नंबर 24 है आपकी बुक में सीधा
मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, इसके बीच में एक टॉपिक इंसर्ट किया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस रेगुलेशन 23 के हिसाब से। सिंपल सा टॉपिक है जिसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। लिस्टेड एंटिटी आप फॉर्मुलेट करेंगे एक पॉलिसी को ऑन द मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड डीलिंग विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की मटेरियलिटी डीलिंग के ऊपर एक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है आपने। इस पॉलिसी के अंदर थ्रेशहोल्ड लिमिट्स बताई जाएंगी दैट आर ड्यूली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस पॉलिसी को अप्रूव करना है, रिव्यू करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एटलीस्ट वंस एवरी 3 ईयर। जो पॉलिसी बनाई गई किस चीज की, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की मटेरियलिटी की एंड हाउ टू डील विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इस पॉलिसी के अंदर बीओडी ने क्लियरली थ्रेशहोल्ड लिमिट्स बताई हैं और इस पॉलिसी को वो रिव्यू कर रहे हैं। अब जो मेन पॉइंट है जिसके ऊपर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, मटेरियलिटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की मटेरियलिटी की बात कर दी गई है। अ ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी शैल बी कंसीडर्ड मटेरियल इफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन और एग्रीगेट ऑफ ट्रांजैक्शन with the previous transaction during a year, individual और in aggregate, यदि ट्रांजैक्शन 1000 करोड़ या 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity whichever is lower। तो यदि 1000 करोड़ या 10% ऑफ द टर्नओवर विचएवर इज लोअर की जो फिगर है, रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन इस फिगर को एक्सीड करती है, तो हम क्या मान लेंगे, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है एंड ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड सब्सिक्वेंट मटेरियल मॉडिफिकेशंस shall require approval of the audit committee and audit committee में only the member who are independent directors shall approve the related party transaction and audit committee may grant omnibus approval for the related party transaction proposed to be entered into by the listed entity subject to certain conditions। तो पहले तो ये जो पॉइंट्स है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के डिस्क्लोजर्स के अंदर या फिर रेगुलेशन 18 के अंदर आप अलग अलग पढ़ते थे, अब इनको जब एकेडमिक अपडेट ने रेगुलेशन 23 के काफी पॉइंट्स को कवर अप कर दिया, तो मैंने इसको एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक बना दिया। रेगुलेशन 21 एंड 24 के बीच में रेगुलेशन 23 इंसर्ट की है, दैट इज द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो जो लिस्टेड एंटिटी है, आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की मटेरियलिटी और उनकी डीलिंग के ऊपर एक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे। पॉलिसी में थ्रेशहोल्ड लिमिट्स क्लियरली बताई जाएंगी एज टू द मटेरियलिटी। इस पॉलिसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिव्यू करेंगे एटलीस्ट वंस एवरी 3 ईयर्स। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कब मटेरियल मानी जाएगी, यदि ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट विद द प्रीवियस ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड करती है, किससे, लोअर ऑफ 1000 करोड़ और 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी ऑफ द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो मटेरियल है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और उनमें सब्सिक्वेंट मटेरियल मॉडिफिकेशंस, उनकी अप्रूवल कौन करेगा, ऑडिट कमेटी करेगी। ऑडिट कमेटी में कौन से पर्सन करेंगे, ओनली द पर्सन हु आर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वो करेंगे। इसके अलावा क्या ऑडिट कमेटी ओमनीबस अप्रूवल दे सकती है, यस, सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। तो एक तो ये चेंज है पॉइंट नंबर 9 के थ्रू रेगुलेशन 23 का। इसके बाद इसी में आगे जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स हैं रेगुलेशन 23 के, उसके अंदर भी कुछ चेंज है।
पहले प्रोविजन था कि जो लिस्टेड एंटिटी है वो पब्लिकेशन के 30 डेज के अंदर एक रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर्स देगी। अब क्या है, लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज disclosures of related party transactions in the format as specified by the board from time to time and publish the same on its website. High value debt listed entity इन disclosures को along with the stand alone financial results half yearly सबमिट करेगी। फर्दर प्रोविजन, लिस्टेड एंटिटी इन डिस्क्लोजर को हाफ ईयरली देगी विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। पहले था पब्लिकेशन के 30 दिन, जो पुराना प्रोविजन था। अब क्या कहा गया, नंबर 1, आप इन डिस्क्लोजर्स को कब दोगे, हाफ ईयरली। कितने पीरियड में, जैसे ही आपने अपने स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को पब्लिश किया उसके 15 दिन में। अब मान लीजिए अप्रैल 22 से लेकर सितंबर 22 के हाफ ईयरली रिजल्ट्स आप पब्लिश करते हैं। लेट से 15 अक्टूबर 2022 को आपने पब्लिश किया, तो 15 अक्टूबर 2022 के 15 दिन में विद इन 15 डेज आपको ये डिस्क्लोजर्स देने हैं। लेकिन अगला प्रोविजन कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 23 आपके ये डिस्क्लोजर आएंगे तो हाफ ईयरली ही, लेकिन हाफ ईयरली डिस्क्लोजर्स ये पब्लिकेशन डेट वाले दिन ही देने पड़ेंगे। 15 दिन का हम आपको कोई टाइम पीरियड नहीं देंगे। पहले टाइम पीरियड था 30 डेज का। आप अपनी बुक में देखेंगे तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में रेगुलेशन 23 की क्या लाइन थी, मैं रीड कर देता हूं। लाइन लिखी हुई है, द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द हाफ ईयर disclosures of related party transaction on a consolidated basis in the format specified in the relevant accounting standards for annual results to the stock exchange and publish the same on its website। अब क्या कहा इन्होंने, लिस्टेड एंटिटी आप स्टॉक एक्सचेंज को रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर दोगे इन द फॉर्मेट, पहले था जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड है रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अब क्या आ गया इन द फॉर्मेट, जो कौन बताएगा, बोर्ड बताएगा, बोर्ड बताएगा। और वो डिस्क्लोजर देने कैसे हैं, हाफ ईयरली। और 1 अप्रैल 2023 से कब देने हैं, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स देने हैं। तो ये रेगुलेशन नंबर 23 के अंदर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में चेंज किया गया है। इसके अलावा शेड्यूल 5 में जो सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 का शेड्यूल 5 है, उसके अंदर भी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स के चेंजेस किए गए हैं। लिस्टेड एंटिटी जिन्होंने अपनी नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज को लिस्ट करा रखा है वो डिस्क्लोजर देंगे इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने हैं, होल्डिंग कंपनी के लिए, सब्सिडियरी कंपनी के लिए एक वर्ड लिखा हुआ है यहां होल्डिंग कंपनी, बट मुझे कुछ डाउट है कि क्या डाउट है अभी बताऊंगा। होल्डिंग कंपनी ने क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं, डिस्क्लोजर देना है अमाउंट्स का एज वेल एज मैक्सिमम अमाउंट्स का लोन एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। होल्डिंग कंपनी आप क्या डिस्क्लोजर्स दोगे, लोन एंड एडवांसेस जो आपने सब्सिडियरीज को दे रखे हैं उनके नाम और अमाउंट के साथ, लोन एंड एडवांसेस जो आपने एसोसिएट्स को दे रखे हैं उनके नाम एंड अमाउंट्स के साथ, लोन एंड एडवांसेस जो आपने किसी फर्म या कंपनी को दे रखे हैं जिसमें डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है उनके नाम और अमाउंट के साथ। ओके,
सब्सिडियरी कंपनी आप क्या डिस्क्लोजर दोगे? वही डिस्क्लोजर जो पेरेंट कंपनी ने दिया है। सेम डिस्क्लोजर एज एप्लीकेबल टू द पेरेंट कंपनी इन द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। मतलब सब्सिडियरी कंपनी के अकाउंट्स में वो डिस्क्लोजर जो होल्डिंग ने दिया, मींस होल्डिंग ने डिस्क्लोजर दिया लोन का सब्सिडियरी कंपनी में नाम और अमाउंट के साथ कि होल्डिंग कंपनी ने कौन सी सब्सिडियरी को कितने अमाउंट का लोन दे रखा है। तो सब्सिडियरी कंपनी क्या देगी? पेरेंट कंपनी ने, कौन सी पेरेंट कंपनी? उसकी तो एक ही होगी। होल्डिंग की एक से ज्यादा सब्सिडियरी हो सकती है, सब्सिडियरी की होल्डिंग तो एक ही होगी। तो सब्सिडियरी बताएगी कि होल्डिंग कंपनी जिसका नाम यह है उसने हमें इतना लोन दे रखा है। ओके, अब वापिस गाइडलाइन में होल्डिंग कंपनी ही लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स बाय द लोनी इन द शेयर्स ऑफ पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी, यदि कंपनी ने कोई लोन दे रखा है। ये लाइन समझ में नहीं आई। इधर तो आप कह रहे हो होल्डिंग कंपनी की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, उधर आप कह रहे हो इन्वेस्टमेंट बाय द लोनी मींस बोरोवर, जिसने लोन ले रखा है उसने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन द शेयर्स ऑफ पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। यहां आप लिख रहे हो होल्डिंग कंपनी, एच कंपनी, इसने लोन दिया सब्सिडियरी को, इसने लोन दिया एसोसिएट को, इसने लोन दिया किसी फर्म या कंपनी को जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड थे। तो होल्डिंग आप क्या डिस्क्लोजर दे रहे हो? लोन किसको दिया है उसका नाम और अमाउंट, सब्सिडियरीज कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में, या फर्म और कंपनी जिसमें कंपनी के डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। नंबर 2 पर आपने कहा सब्सिडियरी, आप वही डिस्क्लोजर दोगे जो पेरेंट कंपनी पर एप्लीकेबल है बट इन द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो इसका मतलब नेम ऑफ होल्डिंग और कितने अमाउंट का लोन ले रखा है वो आपको बताना है। फिर ये तीसरा पॉइंट समझ से परे है, मैं इसको चेंज तो कर नहीं सकता अपने आप, मैं इसको चेंज तो कर नहीं सकता क्योंकि ये तो रेगुलेशन में लिखा हुआ है। लेकिन ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट बाय द बोरोवर इन द शेयर्स ऑफ पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी व्हेन द कंपनी हैज मेड अ लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन। तो यहां पर होल्डिंग कंपनी जच नहीं रहा ये वर्ड। यदि मैं इसको होल्डिंग कंपनी के रेफरेंस में ही लेकर चलूं, इन्वेस्टमेंट बाय द बोरोवर, इन्वेस्टमेंट बाय द बोरोवर, अच्छा बोरोवर ये सारे हैं, ये सारे बोरोवर है, एस ए या कोई फर्म या कंपनी, इन द शेयर्स ऑफ पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी एच है, एच कंपनी में ही डिस्क्लोजर दे रहे हो। तो ये लाइन एज सच मुझे लगता है इस लाइन के अंदर कोई फ्लॉ है, कोई पॉइंट गड़बड़ है। तो जब तक इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती तब तक के लिए तो मैं यही कहूंगा इसको क्रैम ही करना पड़ेगा आपको। बट एज सच ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि जो एग्जाम में पूछा जाए। तो इसको तो बेशक आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर भी सकते हो। तो ये एक शेड्यूल 5 का डिस्क्लोजर है जो आरटीपी में दिया गया। पहले तो रेगुलेशन 23(1) के अंदर मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उसकी पॉलिसी के ऊपर बात की गई, फिर इसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की बात की गई, फिर शेड्यूल 5 के अंदर एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की बात की गई। यहां पर ये होल्डिंग कंपनी वर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। ये था 9th पॉइंट। अब चलते हैं 8th पॉइंट के ऊपर।
इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, इसको थोड़ा सा इन्होंने इलैबोरेट किया है। पहले थोड़ा सा पॉइंट डाला हुआ था स्टडी मटेरियल में, अब इसके अंदर इसमें इन्होंने काफी सारे पॉइंट्स को डाल दिया है। पैरा नंबर 18 इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर रेगुलेशन 36। तो आपकी बुक में ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में तो ये पैरा नंबर 18 है, आपकी बुक में ये मिलेगा टॉपिक नंबर 11.6 मिसलेनियस, और इसमें रेगुलेशन नंबर 36 इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर। बहुत आसान सा टॉपिक है जिसमें यह कहा गया लिस्टेड एंटिटी, आप इसको पूरे को चेंज कर लेना। वैसे जो आपकी बुक में दिया हुआ है इसी में से कुछ पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन क्योंकि अब इसके कुछ और पॉइंट्स भी एकेडमिक अपडेट में डाल दिए, तो अब आप इस लेटेस्ट एस्पेक्ट को याद करेंगे। लिस्टेड एंटिटी, आप शेयर होल्डर्स को एनुअल रिपोर्ट किस मैनर में देंगे? सॉफ्ट कॉपी में एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल करवाई जाएगी सारे शेयर होल्डर्स को जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करा रखी है ईदर विद द एंटिटी और विद द डिपॉजिटरी। हार्ड कॉपी अवेलेबल कराई जाएगी दैट कंटेन सैलिएंट फीचर्स ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 136 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं करा रखी। हार्ड कॉपी फुल एनुअल रिपोर्ट की अवेलेबल करवाई जाएगी सारे शेयर होल्डर को जो इसकी रिक्वेस्ट करेंगे। एंड जो ये एनुअल रिपोर्ट्स भेजनी है इधर इन सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, वो 21 डेज बिफोर द एजीएम आपको भेजनी है। इसके साथ साथ यदि मीटिंग में किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट होनी है तो शेयर होल्डर को आप क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे? अ ब्रीफ रिज्यूमे ऑफ द प्रपोज्ड डायरेक्टर या प्रपोज्ड नेम ऑफ ए ब्रीफ रिज्यूमे ऑफ द पर्सन जिसको एज ए डायरेक्टर प्रपोज किया जा रहा है। नेचर ऑफ एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया, दूसरे डायरेक्टर्स के साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है उसका डिस्क्लोजर। लिस्टेड एंटिटी जिनमें ये पर्सन डायरेक्टर है या दूसरी कंपनीज के बोर्ड की कमेटीज में ये मेंबर है। एंड लिस्टेड एंटिटी जहां से इसने पिछले 3 सालों में रिजाइन किया है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की शेयर होल्डिंग इन द लिस्टेड एंटिटीज इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग एज अ बेनिफिशियल ओनर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के केस में स्किल एंड कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द रोल एंड मैनर इन विच द प्रपोज्ड पर्सन मीट सच रिक्वायरमेंट्स। तो इसका मतलब सिंपली क्या है कि शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। अब रेगुलेशन नंबर 17 में हमने पढ़ा कि यदि आप किसी पर्सन को एज ए डायरेक्टर या मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं देन जनरल मीटिंग के अंदर उसकी अप्रूवल शेयर होल्डर से लेनी है। तो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी है तो शेयर होल्डर को इंफॉर्मेशन तो दोगे ना। तो जो रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1 में चेंज आया उसके बेसिस पर इन पॉइंट्स को ऐड किया गया है कि जब आप शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो उसमें क्या इंफॉर्मेशन देनी है इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ये 8th पॉइंट है आरटीपी के अंदर। तो ये टोटल 9 चेंजेस हैं ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चैप्टर में जो आपको कवर अप करने हैं। एज सच यदि मैं बात करूं तो सिंपल से चेंजेस हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज इनके अंदर इन्वॉल्व है, राइट। तो इसके अलावा किसी भी और तरह की कोई भी अमेंडमेंट नवंबर 22 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आरटीपी के अंदर सिर्फ इसी अमेंडमेंट को कवर अप किया गया है। इसके अलावा आपको आरटीपी के क्वेश्चंस भी कवर अप करने हैं।
आरटीपी एमटीपी के अंदर जितने भी नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट दे, उन सारे क्वेश्चंस की आपको जरूर जरूर प्रैक्टिस करनी है, राइट? So this is all for the amendments for November 22 exam for final audit paper. अच्छी तरह से तैयारी करना और अच्छे नंबरों से पास होना है। विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। टेक केयर।